सूर्य के पार का आखिरी संदेश 2087। पृथ्वी का आकाश अब हमेशा भूरा रहता था। धूल के गुबार और रासायनिक बादलों के बीच से एक दिन में सिर्फ 3 घंटे धूप निकलती थी। लोग भूमिगत शहरों में रहते थे, गड्ढे जैसा कि उन्हें बुलाया जाता था। अरुण 42 साल का था, लेकिन उसके चेहरे पर 70 की झुर्रियां थी। वो संदेशवाहक था, एक ऐसा पेशा जो 2060 के बाद अस्तित्व में आया। उसका काम था पुराने उपग्रहों से डेटा निकालना, जो अब कबाड़ बन चुके थे, और उन्हें भूमिगत सरकार को सौंपना। लेकिन अरुण एक गैरकानूनी काम भी करता था। वो निजी संदेश छिपाकर रख लेता था। उस रात जब वो वायेजर 7 के मलबे से गुजर रहा था, उसका स्कैनर अजीब तरह से बीप करने लगा। एक संकेत था, नहीं, एक आवाज, मनुष्य की आवाज। अंग्रेजी में कुछ बोल रही थी, फिर हिंदी में, फिर किसी भाषा में जो अरुण ने कभी नहीं सुनी। यहां, सूर्य के पार, कोई है। अरुण का दिल रुक सा गया। वायेजर 7 2045 में लॉन्च हुआ था, मंगल की कक्षा में स्थापित होने के लिए। लेकिन 2052 में एक सौर तूफान ने उसे नष्ट कर दिया था, ऐसा आधिकारिक रूप से कहा गया था। अब यहां 35 साल बाद यह आवाज कहां से आ रही थी? उसने अपना हैक किया हुआ डिकोडर निकाला। आवाज साफ हुई, एक महिला की थी, थकी हुई लेकिन दृढ़। मैं डॉक्टर अनन्या शर्मा हूं। अगर यह संदेश कोई सुन रहा है तो कृपया कृपया मेरी बेटी को बताएं कि मैं जिंदा हूं। मैं सूर्य के पार, प्रॉक्सिमा सेंटोरी की ओर भेजे गए आशा अभियान में हूं। हमारा जहाज कुछ गड़बड़ है। हम वापस नहीं आ सकते। लेकिन मेरी बेटी रोहिणी, वो दिल्ली के गड्ढे 9 में रहती होगी। उसे बताए। संदेश टूट गया। अरुण ने स्क्रीन पर तारीख देखी, 2078। 9 साल पहले का रिकॉर्डिंग था ये, और अब तक कोई आशा अभियान के बारे में नहीं जानता था। आधिकारिक रूप से यह मिशन 2069 में रद्द हो गया था, धन की कमी के कारण। अरुण ने रात भर जाकर डेटा खंगाला। वायेजर 7 एक रिले स्टेशन बन गया था। किसी ने इसे फिर से काम करने लायक बनाया था, शायद अनन्या ने खुद। संदेश एक गुरुत्वाकर्षण लेंस का उपयोग करके भेजा गया था, जो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करके सिग्नल को मजबूत करता था। ये 2087 में पृथ्वी पहुंचा था, 9 साल की देरी से, क्योंकि जहाज की गति अपेक्षा से धीमी थी। अगली सुबह अरुण ने एक खतरनाक फैसला किया। वो गड्ढे 9 जाएगा। गड्ढे 9 दिल्ली के नीचे 800 मीटर गहराई में बसा था। वहां की हवा में हमेशा एक धातु की गंध रहती थी। अरुण ने रोहिणी को ढूंढा, एक 26 साल की युवती जो पानी शुद्धिकरण केंद्र में काम करती थी। उसकी आंखों में वो खोया खोया सा भाव था जो अरुण अपनी आंखों में देख चुका था। उसकी मां भी एक मिशन पर गई थी, कभी लौटी नहीं। तुम्हारी मां जिंदा है, अरुण ने सीधे कहा। रोहिणी ने हंसते हुए कहा, पागल हो क्या? मेरी मां 2069 में मर गई। आधिकारिक रिपोर्ट है, ये सुनो। अरुण ने अपना डिकोडर निकाला। जैसे ही अनन्या की आवाज गूंजी, रोहिणी का चेहरा पत्थर का हो गया। आंसू बहने लगे, लेकिन वो बोली नहीं। संदेश के अंत में अनन्या ने गाया, एक पुराना बचपन का गीत जो सिर्फ रोहिणी और उसकी मां जानती थी। ये नकली नहीं हो सकता, रोहिणी फुटफुटाई। नकली नहीं है, लेकिन एक समस्या है, अरुण ने कहा। यह संदेश 9 साल पुराना है, और आशा जहाज, हमें नहीं पता कि वो अब कहाँ है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी पहुंचने में 80 साल लगते हैं। वो अभी रास्ते में ही होंगे, अगर जिंदा है तो। रोहिणी ने एक पल सोचा, फिर कहा, मुझे उन्हें जवाब भेजना है। असंभव है, अरुण ने सिर हिलाया। हमारे पास कोई ऐसा उपकरण नहीं जो सूर्य के पार संदेश भेज सके। सरकार के पास है, लेकिन वो क्या? वो आशा अभियान को गुप्त रखना चाहती है। 2069 में जब मिशन रद्द हुआ, असल में 200 वैज्ञानिकों को गुप्त रूप से जहाज में भेजा गया था।
एक बी प्लान। अगर ये सार्वजनिक हुआ कि वो जिंदा है लेकिन वापस नहीं आ सकते, विद्रोह होगा। लोग पूछेंगे कि सरकार ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। रोहिणी की आंखों में एक अजीब चमक आई। तो हम गुप्त रूप से करेंगे। अगले 6 महीने अरुण और रोहिणी ने एक पागल योजना बनाई। उन्होंने पुराने उपग्रहों के जाल का उपयोग करके एक गुप्त चैनल बनाया। छोटे, अनौपचारिक सिग्नल जो सरकार के रडार पर नहीं आते, लेकिन ये सिर्फ पृथ्वी की कक्षा तक सीमित थे। सूर्य के पार तक पहुंचने के लिए उन्हें कुछ और चाहिए था। एक रात रोहिणी ने एक खोज की। 2070 में एक निजी कंपनी स्पेसलिंक ने सौर प्रणाली के बाहर एक कम्युनिकेशन बूंद छोड़ी थी। एक छोटा उपकरण जो गुरुत्वाकर्षण लेंस का उपयोग करके संदेश भेज सकता था। यह अब कबाड़ की सूची में था क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी। समस्या, ये बूंद मंगल और बृहस्पति के बीच कहीं थी, एक अनियमित कक्षा में। पहुंचना असंभव था। अगर तुम्हारे पास एक पुराना संदेशवाहक और एक पानी शुद्धिकरण इंजीनियर न हो, जो दोनों पागल थे। 2088 का नया साल। अरुण और रोहिणी ने एक चोरी किया हुआ मरम्मत पोड इस्तेमाल किया। 45 दिन की यात्रा, रेडिएशन, भूख और एक बार तो बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए 3G की ताकत झेलनी पड़ी। अंत में वो बूंद मिली, एक छोटा धातु का गोला जिसकी बैटरी 5% बची थी। रोहिणी ने अपना संदेश रिकॉर्ड किया। मां, मैं जिंदा हूं और मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं। जब तक मेरी सांस है मैं तुम्हें घर लाने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ये वादा है। अरुण ने संदेश को कोड किया और बूंद में डाला। गुरुत्वाकर्षण लेंस सक्रिय हुआ। सिग्नल सूर्य की ओर बढ़ा, फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण से मुड़कर प्रॉक्सिमा सेंटोरी की ओर, एक तीर जो 4.2 प्रकाशवर्ष की दूरी तय करेगा। 9 साल में पहुंचेगा अगर सही रास्ते में रहा तो। बूंद की बैटरी खत्म हो गई। अंधकार। वापसी की यात्रा में रोहिणी ने पूछा, क्या वो सुन पाएंगी? शायद, अरुण ने कहा। शायद नहीं, लेकिन संदेश भेजना जरूरी नहीं है कि पहुंचे। ये जरूरी है कि किसी ने कोशिश की। 2097। रोहिणी 35 साल की थी। उसकी बेटी अनन्या अपनी नानी के नाम पर 6 साल की थी। एक रात उनका घरेलू रेडियो अजीब तरह से बज उठा। एक संदेश आया था, एक पुराना कोड जो सिर्फ रोहिणी समझ सकती थी। रोहिणी, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारा संदेश सुना। मैं अब भी जिंदा हूं। जहाज टूट रहा है, लेकिन मैं जिंदा हूं। और मैं तुमसे एक वादा मांगती हूं। अपनी बेटी को सितारे दिखाना। असली सितारे। आकाश अभी भी वहां है, बस धूल के पीछे छिपा है। उसे दिखाना। रोहिणी ने खिड़की खोली। बाहर भूरा आकाश था, लेकिन कहीं किसी कोने में एक तारा चमक रहा था। या शायद वो एक जहाज था, 4.2 प्रकाशवर्ष दूर, जिसमें एक मां बैठी थी, अपनी बेटी के लिए एक और संदेश लिख रही थी। रोहिणी ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। देखो अनन्या, वो रोशनी, वो नानी है। नानी इतनी दूर क्यों रहती है? बच्ची ने पूछा। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक नया घर ढूंढने की कोशिश की, और कभी न कभी हम उनके पास जाएंगे, या वो हमारे पास आएंगी। अरुण, जो अब 53 का था लेकिन 80 दिखता था, कमरे के कोने से मुस्कुराया। उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, संदेशवाहक की डायरी, और लिखा। आज सूर्य के पार से एक और आवाज आई। प्यार की गति प्रकाश से तेज नहीं होती, लेकिन ये प्रकाश से ज्यादा दूर तक पहुंचती है। ये डायरी कल कोई और पढ़ेगा, शायद एक और संदेशवाहक। उसे बताना, संदेश भेजते रहो, चाहे कोई सुनता हो या नहीं, क्योंकि आकाश हमेशा सुन रहा होता है, बस हमें सुनना सीखना होता है। बाहर धूल के बादलों के पीछे से एक असली सितारा चमका। किसी ने शायद जवाब दिया था,